हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम बात कर रहे हैं आपके क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा टर्म 1 के लिए, जिसमें आप लोगों का 40 गो प्रश्न पूछा जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव होगा और 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जो बच्चे उर्दू वाले स्टूडेंट थे उन्हें तो पता ही होगा कि सारा क्वेश्चन जो भी आया था 40 का 40 क्वेश्चन, उसमें नहीं हो तो आप लोगों का जो 36 क्वेश्चन जो है आपका मॉडल सेट से टच किया था। यानी जो झारखंड सरकार के द्वारा जो मॉडल सेट आप लोगों का जारी किया गया है उसी से क्वेश्चन आप लोगों का मैच कर रहा है 100%। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा फोकस आप लोग मॉडल सेट पे दीजिएगा। मॉडल सेट के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा लाइव के माध्यम से, या नहीं तो वीडियोस बना करके। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके रहिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, आते हैं हम लोग पहले सवाल पर। ठीक है, सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। इस सवाल में आपसे पहला सवाल पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ चुके हैं तो आप लोग रिवीजन पर्पज़ से इस वीडियोस को देख सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी आपका कब हुई थी आपको बताना है। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1779 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1779 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही जवाब। और इसका आंसर जो है बिल्कुल आपको इसी में देखने को मिलेगा, जिस तरह से ये देखिए फ्रांस है, फ्रांस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेगा 59 में, 79 में, 69 में, 89 में, सब में देखिए लास्ट में 9 है। तो आप यहाँ पे देखिए 100 से 7 और 9 से 9, 7 9 याद रखिएगा। 100 से 7, 9 से 9 उल्टा चलिएगा। फ्रांस में, यानी फ्रांस में ही आपको आंसर छिपा हुआ है। एक बार इसका पिक्चर दिमाग में बैठा लीजिए, आपको रटना नहीं है। 100 से 7, 9 से 9, 89। कितना में? 1789 में। अगला है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक, तो सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था। किसने लिखा था? रूसो ने। इसको याद कैसे रखेंगे? तो समाज में रूसे हुए, रूसना मतलब क्या होता है? रूठना। तो समाज में रूसे हुए व्यक्तियों को मनाने के लिए सामाजिक उपबंध बनाया गया। समाज में यानी सोशल में, समाज में रूसे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक लिखा गया, जिसमें उसकी खूब बड़ाई की गई। ठीक है, ये सब एक मन धड़ंग बातें हैं ताकि आप लोगों को याद कराया जा सके। तो सामाजिक उपबंध किससे हो जाएगा? रूसों से। सामाजिक उपबंध क्यों बनाया गया था? रूसे हुए समाज को मनाने के लिए। तो रूसे हुए समाज को मनाने के लिए, इसलिए आप लोगों को रूसे और रूसो याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी मेज़नी ने। किसने की थी? मेज़नी ने। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मेज़नी ने की थी। इसको याद करिएगा आप इस तरह से कि यंग, मैं अभी यंग हूँ, मैं अभी यंग हूँ, मुझे इडली खिला दो। मैं अभी यंग हूँ, मुझे इडली खाना है, इडली के बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं जीनी से याद रखिएगा, इडली के बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं अभी यंग हूँ, इसलिए मैं क्या खाऊंगा? इडली खाऊंगा। मैं अभी यंग हूँ, मैं इडली खाऊंगा और इडली के बगैर मैं जी नहीं सकता। इडली के बगैर मैं जी नहीं सकता। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, आपको ये बात एग्ज़ाम में हिट करेगी। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको हिट करेगी। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इडली से आपको इडली याद आएगा और आपको याद आएगा इडली के बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं जी नहीं सकता, तो मैं जीनी याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1861 में इटली का एकीकरण हुआ 1861। अब आप तो यंग हैं, और यंग हैं तो आप तो इडली के बगैर जी नहीं सकते। तो इडली के बगैर जी नहीं सकते, इसलिए आपने जो इडली खरीदा, आपने जो इडली परचेज़ किया, कितने में करा? 61 रुपये में परचेज किया। बस आपको ये दिमाग में फिट करना है कि आपने जो इडली परचेज़ किया है कितने में किया है? 61 रुपये में परचेज़ किया है। ठीक है, आप इसको भूलिएगा नहीं। देखिएगा, आप क्वेश्चन के लास्ट में अगर हम आपसे पूछेंगे ना कि बताइए आपने इडली कितने रुपये में ख़रीदा था, तो आप बताएंगे 61 रुपये में। तो 61 से आपको 1861 याद आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? शुल्क संघ जॉलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर? तो शुल्क क्या होता है आप हमें बताइए। शुल्क जो होता है वो एक तरह का, हम लोग जो फीस जमा करते हैं, जो टैक्स जमा करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शुल्क कहते हैं। और शुल्क जो किसके रूप में अदा किया जाएगा? पहले ज़माने में लोग अनाज के रूप में अदा कर देते थे, अब तो पैसे के रूप में अदा होता है ना।
अब तो किसके रूप में अदा होता है, पैसा के रूप में अदा होता है, और पैसा से आपको परसा याद रखना है। तो शुल्क संघ ज्वेलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, तो परसा के पहल पर की गई थी। अगला सवाल है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसको याद रखिएगा आप इस तरीक़े से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ कि वहाँ पे 13 लोगों को, इस तरह से याद कीजिएगा, 13 लोगों को 19 गोली मारकर जला दिया गया। इस तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक इमेज बना लीजिएगा, एक पिक्चर बना लीजिएगा माइंड में आप पिक्चर को जब आप सोचेंगे, आप माइंड से सोचिए कि आप 13 लोगों को जला दिया गया 19 गोली मारकर। तो इस तरह से जो आप सोचेंगे तो आप ये पिक्चर्स आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर खो इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो हिंद स्वराज जो है इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना किया था महात्मा गांधी ने, इसको याद रखेंगे इस प्रकार से कि हिंद के राजा कौन है, अभी हिंद के राजा कौन है, हिंद के राजा कौन है, महात्मा गांधी हैं। क्योंकि सभी नोटों पर किसका फ़ोटो रहता है, महात्मा गांधी का फ़ोटो रहता है। विशेष जगहों पर किसका फ़ोटो रहता है, महात्मा गांधी का फ़ोटो रहता है। तो हिंद के जो एक्चुअल राजा हैं वो कौन है, महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बात किसने कहा था। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इस बात को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। देखिए ये वाला जो लाइन है आपका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे ले करेंगे, ये एटीट्यूड वाला लाइन है। और इसे जो भी कहेगा तो वो क्या करेगा, एक कहने के बाद एक तिलक लगाता है। पहले क्रांतिकारी लोग क्या करते थे, एक तिलक लगाते थे माथे पे और उसके बाद एक वचन लेते थे कि हम इसे पूरा कर रहेंगे। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इस बात को कहकर आप इमेज कीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, माथे पर क्या कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। तो तिलक से आपको बाल गंगाधर तिलक याद आ जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद से किसे सम्मानित किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर घो इसका बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी को। तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के पक्ष में बयान देते हैं, बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के विरोध में बयान देते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ इमेजिन करना है, माइंड में सोचना है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से गांधी जी को सम्मानित किया था। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे ये सोचना है कि ब्रिटिश सरकार जो है गांधी जी जो है ब्रिटिश सरकार से के पास काफ़ी घुल मिल कर रहते थे, और ब्रिटिश लोग जो होता था, ब्रिटिश लोग गांधी जी को केसर वाला चाय पिलाते थे या केसर वाला दूध पिलाते थे। इस तरह से याद रखिएगा, वो क्या करते थे, गांधी जी को केसर वाला दूध पिलाते थे। एक इमेज आप में छप गई। अब जब भी ये सवाल आपको आएगा केसर ए हिंद, तो आपको गांधी जी याद आएगा, ठीक है ना। तो गांधी जी क्यों याद आएगा, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज़ लोग जो थे, वो गांधी जी को केसर वाला दूध या चाय पिलाते थे। तो दूध ही मान लीजिए, तो केसर वाला दूध ही अच्छा होता है, तो केसर वाला दूध पिलाया करते थे, ठीक है, याद रहेगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसके जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों को, सीमांत है यहाँ पर, सीमांत में आपको सभी को लास्ट वाला छोड़ देना है, इससे सीमा याद रखना है, सीमांत से आपको सीमा याद रखना है। सीमा जो है किसके साथ फरार हो गई, याद रखिएगा, सीमा किसके साथ फरार हो गई, अब्दुल के साथ। सीमा किसके साथ फरार हो गई, अब्दुल के साथ, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग 11वां सवाल। 11वां सवाल में आपसे कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर क, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैव और अजैव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था। पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो अधिक सिंचाई के कारण पंजाब का भूमि का निम्नीकरण हो गया। इसको याद कैसे रखेंगे, आप देखिए पंजाब जानते हैं आप लोग, किसानों का एक राज्य है, वहाँ किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ रहते हैं। तो पंजाब में किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर सिंचाई भी अधिक मात्रा में होगी, इसीलिए वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हुआ, ठीक है, याद रहेगा। ये स्टोरी आप जो मैंने अभी बनाकर आपको बताया कि पंजाब में किसान बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ सिंचाई ज़्यादा होगी, ठीक है, खेती के लिए, और सिंचाई ज़्यादा होगी इसलिए भूमि का निम्नीकरण हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया है।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब है 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? पाई जाती है तो उसका एक सटीक आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कि किस राज्य में काली मृदा जो है नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ, राजस्थान। तो राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान से आपको रेगिस्तान याद आता होगा। जब भी राजस्थान का नाम आएगा तो आप लोग को रेगिस्तान समझ में आएगा। और रेगिस्तान में क्या होता है? बालू ही बालू होता है। रेगिस्तान में क्या होता है? बालू ही बालू होता है, जहाँ पर मिट्टी ही नहीं पाई जाती। तो काली मिट्टी तो दूर की बात। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप लोग ऑप्शन से छांट के अलग कर देंगे राजस्थान को। ठीक है, अगला सवाल हमारा, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कृषि का प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। देखिए, ये जो विकास परियोजनाएं होती है उसमें जो है वनस्पति और प्राणी दोनों को नुकसान पहुँचता है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इससे भी जो है जानवरों को नुकसान होता है, पक्षियों को नुकसान होता है। तीव्र अंत्योदीकरण, शहरीकरण, इससे भी जो है पक्षियों और पेड़ों को नुकसान होता है। तो एक होता है कृषि का प्रसार। जब आप कृषि का प्रसार करेंगे, कृषि की खेती बाड़ी करेंगे तो उससे किसी को नुकसान नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर को सही जवाब है। अगला है हमारा, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। इसके आंसर को आप लोगों को याद रखना है कि बाघों को तितर बितर होने से बचाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। बाघों को तितर बितर होने से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। तितर बितर से आपको 73 याद आएगा। 73 बितर से क्या याद आ जाएगा? 73 याद आ जाएगा 1973 में। अब चलिए अगला सवाल है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो कुछ संस्थाएं होती है जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों को, जो लुप्त होने वाली होती है, उन लोगों को एक अलग श्रेणी दे दिया जाता है। तो वो लोग किन किन श्रेणी में? संकटग्रस्त जातियाँ हो जाएगा, दुर्लभ जातियाँ और लुप्त जातियाँ। तो मेरे अनुसार जो है ये जो इनमें से सभी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग भी एक बार कंफर्म हो लेना है। ठीक है ना? लेकिन मेरे अनुसार से यही होगा। नेक्स्ट है हमारा, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौजे खास का निर्माण करवाया? ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर इस सवाल का जो ऑप्शन है, सभी ऑप्शन गलत है। सभी ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे कि मान लीजिए कि दिल्ली में जो है जो भी राजा था वो जो है नहाने के लिए बैठा नल पे, और नल का पानी जो है वो बंद हो गया। सबसे पहले आप समझिए हौजे खास होता है क्या? हौजे खास एक बहुत बड़ा नहाने के लिए गड्ढा टाइप का होता है, कुआं टाइप का बनाया जाता है, उसमें नहाया करते थे। तो राजा जो है नहाने के लिए बैठा और उसके नल का पानी भाग गया, तो उसने खिजला कर, क्या करके? खिजला कर, बोलते हैं ना, खिजला कर उसने क्या निर्माण करवा दिया? हौजे खास का। हौजे खास का निर्माण करवा दिया खिजला कर, और खिजलाने से आप लोगों को खिलजी याद आएगा। ठीक है, भले यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी दिखेगा। ठीक है ना? तो उसने खिलजा कर क्या किया? हौजे खास का निर्माण करवा लिया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तत्व बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? देखिए, पक्ष में दिया गया तर्क का मतलब होता है कि उसके आपको फेवर में बोलना है, यानी उसके बड़ाई करना है, उसका फेवर देना है। तो इसमें आप देखिएगा, जब सभी ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, उसके पक्ष में, यानी उसकी बड़ाई कर रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती थी, ये भी बिल्कुल सही है, उसके पक्ष में उसकी बात कर रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। आजीविका का मतलब होता है कि उसका रोजगार, कमाने का जरिया, और ये सब खत्म हो जाता है। तो ये क्या इसके पक्ष में है? नहीं, इसके पक्ष में नहीं है, इसके खिलाफ हो गया ये वाला लाइन। तो यही आपका ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब होगा। इसको याद रखेंगे कि सरदार लोग जो होते हैं, सरदार लोग जिसको हम लोग पंजाबी बोलते हैं, सरदार लोग जो होते हैं अपने सरोवर, सरोवर मतलब अपने सर पर, सरोवर मतलब अपने सर पर क्या करते हैं?
पगड़ी बांधते हैं, किस लिए? अपने आप को नर्म रखने के लिए। सरदार लोग जब पगड़ी पहनते हैं तो वो अपने आप को बहुत संयम रखते हैं, अपने आप को बहुत नर्म रखते हैं, अपने दिल को बहुत नर्म रखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सरदार लोग अपने सर पर बांधते हैं, क्या बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं। क्यों? अपने आप को नर्म रखने के लिए, अपने आप को नर्म रखने के लिए। और इससे आप लोगों को याद आ जाएगा कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्म से नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? देखिए, प्रति व्यक्ति आय, आदमी कितना कमा रहा है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, वहाँ के लोग कहीं बीमार तो नहीं हैं, औसत साक्षरता दर, पढ़े लिखे हैं या जाहिल चपट हैं, तो इन सब पर जो है निर्धारित किया जाता है देश का विकास। और इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 है तो चौथे परिवार बताइए। तो 4 परिवार था, 5 करके तो कितना हो गया? 20, और इसको जोड़ेंगे तो 7 है 3 10 4 14, तो बच जाएगा कितना? 6,000। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? अब इसका क्वेश्चन को पहले समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जो है देशों की तुलना किस आधार पे करेगा? तो देशों की तुलना वो करता है, जैसे कि हम लोगों का इंडिया है, हम लोगों का पाकिस्तान है, तो हम लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान से हम लोग का इंडिया बहुत आगे है। तो किस आधार पे आगे है? क्योंकि वहाँ के स्वास्थ्य स्थिति से हमारा स्वास्थ्य स्थिति बहुत अच्छा है, वहाँ की शिक्षा से हमारा शिक्षा बहुत अच्छा है, वहाँ का व्यक्ति जो है कम कमाता है, यहाँ का व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो उपरोक्त में से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 बच्चे, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 बच्चे, एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। बच्चे क्या होता है? शिशु होते हैं, और मर रहा है तो शिशु मृत्यु दर, बच्चा मर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग शिशु, मातृ नहीं, मातृ माँ ने थोड़ी मर रही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जो शिशु मृत्यु दर ही होगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। इसमें बोला है वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो देखिए, वन सब जो होते हैं, जो हमें कुदरत जो हमें देती है, वो प्राथमिक 3 तरह का क्षेत्रक होता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, एक होता है द्वितीयक क्षेत्रक जो यहाँ पर है, एक होता है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। तो 3 तरह का क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक एंड तृतीयक क्षेत्रक। तो 3 तरह के क्षेत्रक होते हैं। इसमें से जो हम लोग जो प्रकृति के द्वारा जो हमें मिलता है वो प्राकृतिक क्षेत्रक में आता है। तो वन उत्पाद क्या है? वन से जो हमें प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक हुए ना। वन क्या है? कुदरत का दिया हुआ चीज़ है, तो वो प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्रक सबसे ज़्यादा आप लोग सवाल देखिए पूछेगा तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक वो क्षेत्रक होते हैं जिसमें सेवाएं दी जाती है, जिसमें हम लोग सेवाएं देते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम जो आपको सेवा दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, कोई आदमी बस चला रहा है तो वो आपको सेवा दे रहा है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है जो मैन्युफैक्चर करता है, सामान को, प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, तीनों क्षेत्र का आपको समझ में आ गया। ऑप्शंस आएगा यहाँ से, क्वेश्चन आपका 100% बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा आकर के कि सर आपको बोले थे और क्वेश्चन नहीं बना। एकदम बनेगा। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तीनों को समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वे क्षेत्रक जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों से हम लोग कहते हैं संगठित क्षेत्रक। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, मान लेते हैं हमने एक कोचिंग खोला, वहाँ पे 4-5 गुंडे आते कहते हैं कोचिंग को बंद कर दो क्योंकि मैं अपना कोचिंग खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सरकार से इसको रजिस्ट्रेशन करा लूँगा, पंजीकृत करवा लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, यानी अब ये संगठित हो गया, अब ये सरकार से जुड़ गया, अब ये मजबूत हो गया है ना, नियमों का अब ये पालन करने लगा। तो इस तरीके से जो भी सरकार के द्वारा ये होते हैं तो वो संगठित हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, रमेश, सुरेश और नरेश, राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अभी हमने बताया था सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखिए कौन कौन आएगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है 4 भाई हैं खेतों में काम, सुरेश फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, नरेश जो है एक शिक्षक है, नरेश क्या है, एक शिक्षक है, यानी ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। देखिए इस वाले ऑप्शन में नरेश नहीं है, इसमें भी नरेश नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया। अब आते हैं इन दोनों ऑप्शन में, तो नरेश को हो गया और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो राकेश क्या है, एक टैक्सी ड्राइवर, वो भी क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। तो नरेश और राकेश, तो नरेश और राकेश ऑप्शन नंबर गो में है, इसलिए ऑप्शन नंबर गो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है।
रोहन क्या है? एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगा? तो रोहन को कितने वर्ष का मिलेगा? 100 वर्ष का। ये फेमस क्वेश्चन है क्योंकि मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो ये फेमस क्वेश्चन है, इसको एकदम आप याद रखिएगा। और याद रखने वाले क्या, ये बात बस समझ जाइए कि आप 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिलता है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 पे, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई। करण की परिस्थिति किस श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि पहले वो काम किया, ठीक ठाक चला, फिर यहाँ पे मौसम का कोई बात जिक्र नहीं हुआ है, शहर का तो बात ही नहीं है, शिक्षित का तो बात ही नहीं, तो यहाँ पर ये परछन बेरोजगारी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। चलिए इसको समझाते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ आप लोगों को गिनने के लिए दिया, बहुत सारा सामान है, मान लीजिए 1000-2000 सामान है, आपने उसको गिन लिया। तो आपने क्या किया, यहाँ तक गिना और यहाँ पर एक आध टिक आउट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ तक जो है 500 हो गया है। ठीक है, तो अगर इस सवाल को ध्यान से देखिए, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो अंतिम उत्पाद की गणना ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, यानी दोबारा हमको गिनना ना पड़े, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद की गणना करते हैं। ठीक है, अंतिम उत्पाद की क्या करते हैं, गणना करते हैं, यानी अंतिम उत्पाद को टिक आउट करते हैं, वहाँ पे उसका वैल्यू लिख देते हैं ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सके, यानी हमें दोबारा नहीं गिनना पड़े। नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है, आपको बताना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लाभकर है, चलिए ठीक है। जैसे कभी कभी 2 पार्टियां मिलकर सरकार चलाती तो ये चलाना चाहिए दोनों। इसमें सामाजिक समूहों के टकराव का अंदेशा घटता है, यानी जब ये भी वोट लिया या ये भी वोट लिया, दोनों जो है तो दोनों को क्या करना चाहिए, मिल करके देश को चलाना चाहिए। अगर दोनों लड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, खून खराबा होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इससे अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती। अब बताइए, जब 2 पार्टी मिल करके जब सरकार चलाएगी, देश चलेगा या फिर गांव समाज चलेगा, तो वहाँ पर आपसी फूट क्यों बढ़ेगा? वहाँ तो पैर, ये तो गलत हो गया, तो ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है, आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका स्पेनिश। स्पेनिश जो है वो बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग अगला सवाल देखेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित कर दिया गया था? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में जो है सिंहली भाषा घोषित कर दिया गया था। सी से श्रीलंका, सी से सिंहली, सी से श्रीलंका, सी से सिंहली, सी से श्रीलंका, सी से सिंहली, याद रखिएगा, सी से श्रीलंका, सी से सिंहली। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बन गया था? श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, इसको याद रखना है, 1948 में। अब जो मैं बात बोलूँगा उसको आप इमेज कीजिए, अपने दिमाग में उसको इमेज के रूप में देखिए। ठीक है, थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए और इमेज के रूप में देखिए कि श्रीलंका स्वतंत्र, जैसे कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, आप लोग बताइएगा, 15 अगस्त 1947 को। और ठीक 1 साल के बाद हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आज़ाद हुआ। ठीक 1 साल के बाद हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आज़ाद हुआ। ठीक 1 साल के बाद हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका आज़ाद हुआ। हमारे साथ बोलिए, ठीक 1 साल के बाद हमारा देश पड़ोसी देश श्रीलंका आज़ाद हो गया। तो 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में वो आज़ाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? यह सरकार के 2 या अधिक स्तर वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, गो आपका सही हो जाएगा। संघवाद की एक विशेषता नहीं है। संघवाद का मतलब आप पहले समझ लीजिए, संघवाद का मतलब होता है सेंट्रल सरकार। ठीक है ना, वो समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए, भारत की अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? अरबी। अरबी जो है ये अरब देश की भाषा है, इसलिए ये इसको जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए अगला सवाल है हमारा कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ठीक है, कौन इसमें सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन इसमें सत्य हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ये आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल हमारा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला चुनना है आपको, ठीक है। चलिए इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका घ। दबाव समूह राजनीतिक क्षेत्र में सीधा भाग लेते हैं। जो दबाव समूह होगा, दबाव से ही समझ में आप लोगों को आ रहा है कि ये जो इंसान होगा दबाव डालने वाला, ये जो है अपना माइंड अपना बात ही रखता होगा। तो राजनीति में वो सीधा भाग लेगा नहीं, वो टेढ़ा भाग लेगा, वो इधर से उधर से एच पेंच लगाते रहेगा, ठीक है। तो दबाव समूह जो है वो राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसका देखिएगा जवाब। तो इसका सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको गलत बताना। अब इसमें देखिए कुछ सही है कुछ गलत है, वही आपको गलत उसको पहचानना है। तो श्रीलंका में संगठनात्मक प्रणाली एक सेंट्रल शासन है, बिल्कुल सही बात है। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, यानी राजनीतिक पार्टी, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है, वो एक आंदोलन था नर्मदा बचाओ। खाद्य विक्रेताओं का संघ क्या है, दबाव समूह है, नहीं, दबाव समूह एक राजनीतिक लोग थे जो दबाव समूह में थे, लेकिन खाद्य विक्रेता बेचने वाले से क्या मतलब है, तो इसलिए ये जो नहीं गलत होगा, ऑप्शन नंबर खोए इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे जीके ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए, टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारे बोर्ड यानी जैक बोर्ड का सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम पे, और वीडियोज़ का अपडेट भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, क्योंकि ट्रिक के साथ बताया गया, तो एक बार ऐसे देखिए सिंपल में, दूसरा आप स्पीडोमीटर लगा कर देख सकते हैं, तो आपको फिर रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी।